नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात करेंगे सीटेट पर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। आइए आज हम लोग पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, अफसा आलू की एक चिप्स को देखते हुए कहती है, तितली जिन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है। पहला अवस्था हम लोग को दिया है संवेदीय चालक अवस्था, दूसरा दिया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा दिया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए हम लोग का जो संवेदीय चालक अवस्था होता है यह 0 से 2 वर्ष होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 या उसके आगे होता है। तो जो प्रतीकात्मक विचार की अवस्था है यह हम लोग का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्ची मतलब किसी चीज़ को प्रतीक करने लगती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए, या यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह का उदाहरण है। देखिए जब भी किसी लड़के के लिए अलग कार्य और लड़की के लिए अलग कार्य को दर्शाया जाए तो वहाँ पर हम लोग क्या होता है, तो वहाँ पर हम लोग का जेंडर रूढ़िवादिता होता है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। अब देखिए किसको ध्यान में रखना है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो पहला ऑप्शन हम लोग यह स्वीकार करके कि विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। उसके बाद दिया अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण करके शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए वास्तविक विशेष स्कूल में भेजकर कक्षा में स्कूल संस्कृत को प्रोत्साहित कर जिससे प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया जाए। देखिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाना कभी भी सही नहीं हो सकता है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही गलत है। और फिर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आप किसी के लिए विशेष स्कूल की भी आवश्यकता नहीं करेंगे, तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी भी गलत होगा। और अकादमिक क्षमताओं के आधार पर आप किसी को वर्गीकृत या पृथक नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए बचा। ए में क्या लिखा है, यह स्वीकार करके विभिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। यानी क्या, यानी कि जितने भी आपके क्लासरूम में व्यक्तिगत विभिन्नता है उसे आप स्वीकार करिए कि अभाव नहीं है, बल्कि यह एक संसाधन है। ऐसा यदि आप शिक्षक होने के नाते मानते हैं या इसका प्रयोग करते हैं तो समझ लिए कि हम लोग का क्या दिए गए क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहे अधिगम तब प्रभावी होता है जब, माने कह रहे अधिगम कब प्रभावी होता है, जब यह बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित देता है, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं, विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के लिए अवसर दिए जाते हैं। अब देखिए अधिगम का प्रभावी कब होता है, जब कब प्रभावी होगा, जब स्टूडेंट अपने अनुसार अधिगम लक्ष्य को निर्देशित करेगा। इसमें देखिए क्या होगा, इसमें यह होगा कि विद्यार्थी अपने अनुसार पाठ्यक्रम को बनाएगा और वह अपने लिए रुचिकर बनाएगा, या वह खुद से जब अंदर से अभिप्रेरित रहेगा, अब कार्य को करना चाहेगा तो वह किसी भी स्थान पर कार्य को नहीं रोकेगा और लगातार करेगा और मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी से अपने कार्य को पूरा करेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या दिया है, कह रहा है क्या, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है। अब देखिए जो हम लोग का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इससे दोस्तों आप लोग को 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा।
और दोस्तों आप लोगों में से जिन लोगों ने शुरू से इस श्रृंखला के वीडियो को नहीं देखा है तो वो लोग शुरू से देखें, क्योंकि इस श्रृंखला में उन्हीं क्वेश्चन को लिया जाता है जो कि मतलब कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। यदि बार बार आप पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे तो आपके अच्छे स्कोर आने से कोई नहीं रोकेगा। तो कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? यह सीखना कि कैसे सीखना है, सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम सामग्री में वृद्धि, मानवीकरण है। ठीक है, अब देखिए सबसे अच्छा क्या है कि यह सीखना कि कैसे सीखना है मतलब क्या, हाउ टू लर्न, मतलब कि पढ़ना कैसे है। अगर यह पता चला जाए कि हमको किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ना है और कैसे उसका प्रयोग करना है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? उच्च क्रम चिंतन कौशल, निचले क्रम के कौशल, घोषणात्मक कौशल, प्रतिक्रियात्मक कौशल। देखिए ये जब भी बात करें अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण का तो ये क्या होते हैं, तो ये उच्च क्रम चिंतन कौशल होते हैं। ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स यानी उच्च क्रम चिंतन कौशल। दोस्तों आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग एक बार कर दीजिए। आइए हम लोग समय को बिना गवाए हुए आगे रिवीजन करते हैं। आगे देखिए क्या कर रहा है, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों में की भावना पैदा करना चाहिए, जुड़ाव का, बहिष्करण का, हीनता का, अलगाव का। तो देखिए आप शिक्षक होने के नाते क्या चाहेंगे कि कभी भी बच्चे अलग रहे या कभी भी बच्चे किसी चीज़ का बहिष्करण करे या हीनता की भावना रखें? नहीं, बल्कि उन लोगों में आप एक जुड़ाव की भावना करेंगे, यानी कि वो जुड़ाव रखेंगे तो अंतःक्रिया करेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे और एक दूसरे को अपनी बात बताएंगे। इससे क्या होगा, इससे उन लोग का समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, प्रभावी अधिगम हेतु निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होनी चाहिए? अब देखिए प्रभावी अधिगम हेतु क्या होना चाहिए? असफलता का डर, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, सफलता के लिए इनाम, प्रतिस्पर्धा की भावना। अब देखिए इसमें से हमारे 3-4 ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हैं। जब अधिगम को इफेक्टिव बनाना है तो असफलता का डर नहीं दे सकते हैं, सफलता के लिए इनाम भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देखिए इनाम देने से क्या होता है, मान लीजिए आप बच्चे को शुरू से ही कहते हैं कि हम तुमको 2 रुपये देंगे ये काम करो, तो उसके अंदर एक भावना हो जाएगी कि हमको पैसा मिलेगा तभी काम करना है, या काम करेंगे उसके बाद पैसा मिलेगा। तो वो जैसे जैसे आगे मतलब कि बड़ा होता जाएगा तो उसके अंदर निगेटिव चीज़ें बढ़ती जाएगी। फिर क्या करता है, प्रतिस्पर्धा की भावना, कभी भी हम किसी की तुलना और कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी क्या, यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा क्या, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए फिर आगे क्या दिया है, आगे दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है? कह रहा है शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थियों के पास जाकर कलन विधि के उपयोग से समस्या को हल करने में उनकी सहायता कर रहा है। शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कर रहा है। एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त या संलग्न है। विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों का एक लय में गा रहे हैं। देखिए इसमें से सारे ऑप्शन निगेटिव है, क्यों? क्योंकि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर समस्या के हल करने का तरीका सही नहीं है। शिक्षक श्यामपट्ट पर लिखेगा वो भी सही नहीं है। उसमें क्या, इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर सी है, एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त हो। यानी खुद विद्यार्थी जब एक्टिव है तो यह ऑप्शन हमारा सबसे बेहतर ऑप्शन है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन आप लोग को रिपीट देखते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये बार बार आते ही हैं दोस्तों। इसीलिए आप लोग से यह एक सलाह है कि आप लोग इस श्रृंखला की एक भी वीडियो को मत छोड़िए, और आप लोग को प्लेलिस्ट में मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा सीटेट करके, उसमें और क्वेश्चनों पर मतलब कि वाइट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों के बीच लाया जाता है। उस श्रृंखला के सारे वीडियो को देखिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं।
आगे दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गणितीय खेलों के बारे में सही है। अब देखिए क्या कर रहा है, गणितीय खेलों को आम दिनचर्या वाले खेलों की तरह होना चाहिए। गणितीय खेल बच्चे को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। गणितीय खेल बच्चे में अनुमान पूर्वक ज्ञान और योजना तैयार करने को बढ़ावा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम लोग को 2 ही में उत्तर देना है, BC माने कोई भी 2 सही है। तो देखिए सबसे बेहतर 2 ऑप्शन क्यों है, देखिए जब 3-4 ऑप्शन आपको दिख जाए, ऑप्शन 2 में उत्तर देना हो तो आप बेहतरीन दोनों ऑप्शनों को चुनिए, आपका उत्तर हो जाएगा। गणितीय खेलों में आम दिनचर्या वाले खेलों का तय होना चाहिए। अब देखिए जो डेली उसके खेल है ये तय है, तो ये तो ऐसे ही सही है, ठीक। अब फिर क्या कह रहा है, गणितीय खेलों में बच्चों को अनुपदेशात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। गणितीय खेल बच्चों में अनुमान पूर्व ज्ञान और योजना तैयार करने के लिए बढ़ावा देते हैं। बी से कई गुना अच्छा सी है, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर ए और सी उत्तर हो जाएगा। तो देखिए ए और सी हम लोग का किस पर है, तो ए और सी हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसकी गणित में विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करने का संभावना अधिक है। अब देखिए उसमें किसका थिंकिंग लेवल बढ़ाना है, बात को समझिए। वो भी किस में, तो जैसे किसी में समालोचनात्मक करे, मतलब एक ही चीज़ को लोचना टाइप का नहीं होता है, वैसे थिंकिंग करे। तो कह रहा है 131 और 136 के बीच 4 पूर्ण संख्याओं की सूची बनाइए। ये भी फिक्स है कि 131 और 136 के बीच बनाना है, वो भी पूर्ण संख्याएं बनाना है। उसके बाद क्या कर रहा है, 23 गुणे 15 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी फिक्स है, एक ही मान आएगा। फिर कह रहा है यदि एक आयत का क्षेत्रफल इतना है और चौड़ाई इतना है तो उसकी लंबाई भी हम लोग की फिक्स है, क्योंकि 2 डाटा फिक्स है तो एक तीसरा डाटा, दोनों डाटा फिक्स होने की वजह से तीसरा भी फिक्स ही आएगा, ये बात आप लोग जानते हैं। अब कह रहा है 24 सेंटीमीटर परिमाप वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। अब देखिए उसका परिमाप दिया है कितना, परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई चौड़ाई क्या होता है, अब भाई 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप, तब इसमें कुछ भी माना जाएगा। तो देखिए 2 कोष्ठ में L धन B बराबर 24, तो L धन B बराबर कितना हो जाएगा 12। अब देखिए L भी आप कोई भी 2 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, इसका मतलब इसके कितने मान हो जाएंगे, यानी यह एक किसका मतलब कि प्रमाण दे रहा है, तो यह एक समालोचनात्मक चिंतन का है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। एक समोसे को देखकर एक बच्चे उसे त्रिभुज कहता है। वेन हैले के ज्यामितीय विकास के सिद्धांत के अनुसार यह बच्चा ज्यामितीय विवेचना के स्तर पर है। अब देखिए समस्या को देखकर त्रिभुज कह रहा है, तो दृष्टिकरण है, संबंध पहचान है, विश्लेषण है, निगमन है। तो यह क्या है, यह दृष्टिकरण है, यानी क्या, वह देखकर इसको पहचान रहा है कि समोसे का है। और संबंध जब 2 चीज़ों में संबंध को दर्शाता है, अब विश्लेषण जब विश्लेषित करता है, और निगमन तो आप जानते हैं कि जब निगमन करे। लेकिन हम लोग का यह क्या है, तो एक समोसे को देखकर एक बच्चे को त्रिभुज कहना, यह दृश्यकरण है, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आगे बात करें, जंतु कीड़े को अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। अब देखिए उन समूहों को पूछ रहा है जो अपने मतलब सब साथ रहने वाले को गंध से ढूंढते हैं। तो देखिए बाज पक्षी दे रहा है, चमगादड़ चील, हम लोग जानते हैं कि बाज और चील में ऐसा कोई मैटर नहीं होता है, चमगादड़ में भी नहीं होता है। रेशम का कीड़ा है, चींटी है, मक्खी है, तो इसमें भी ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए इसमें चींटी, मधुमक्खी और मक्खी इसमें नहीं है, इसमें चींटी है, मधुमक्खी है और रेशम के कीड़े हैं। ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग अपने गंध से अपने प्रजाति वाले लोगों को पहचान जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन से राज्यों का समूह अरब सागर के तट पर स्थित है। देखिए दोस्तों आप लोग भारत के मैप को देखिएगा, तटीय राज्य और उनसे सटे हुए राज्यों के बारे में जानकारी रखिएगा, वहाँ से आप लोग को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए अरब सागर की बात कर रहा है, तो देखिए केरल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश हम लोग जानते हैं कि इस साइड में है, तो ये होगा नहीं। फिर कह रहा है केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, ठीक है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है। फिर देखिए क्या कर रहा है आगे, कर्नाटक, उड़ीसा, उड़ीसा उस साइड का है तो होगा ही नहीं, तेलंगाना उस साइड का है तो होगा ही नहीं, यानी क्या केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हमारा क्या होगा, ये अरब सागर के साइड में हो जाएंगे। तो आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं, पारंपरिक तरीके से जल संग्रहण के लिए हमारे देश में प्रयोग की जाने वाली संरचना है। अब देखिए ट्यूबवेल कह रहा है,
बावड़ी कह रहा है, बोरवेल कह रहा है, हैंडपंप कह रहा है। तो देखिए पारंपरिक तरीके से या जल को संग्रह करने की जो होती है हम लोग क्या होती है, बावड़ी होती है। बावड़ी में हम लोग जल को आराम से संग्रह करते हैं। फिर आइए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या देखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और अप्राय है। अब देखिए किस नदी पर जो बांध बनता है उसके बारे में पूछे, छात्रों को पता चले कि नदियों में बांध कैसे बनते हैं। छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है। छात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे। जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करता था, छात्र उनकी स्थानीय बस्तियों को वकालत करने से मदद करेंगे। अब देखिए उन छात्र उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनके बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का भी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या दिया, एक शिक्षार्थी अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक सोपान ऊपर के पठित गद्यांश को समालोचनात्मक सहारा द्वारा अपने पठन क्षमता प्रदर्शित करता है। इस प्रकार का अधिक निकट है, किसके अधिक निकट है, जब खुद से समालोचन कर रहा है तो हम लोग क्या होगा, बोधगम्य में निवेश होगा, बोधगम्य में उत्पाद होगा, परिकल्पना का अनुवीक्षण होगा, प्राकृतिक क्रम होगा, तो हम लोग क्या होगा, वो हम लोग का बोधगम्य निवेश होगा। देखिए दोस्तों, इस श्रृंखला का मात्र एक उद्देश्य है कम समय में अधिक क्वेश्चनों को रिवीजन करना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ज़्यादा डिटेल नहीं देते हैं। अब दूसरे मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जो प्लेलिस्ट मिलेगा उसमें देखिए हर एक क्वेश्चन पर जितना पर्याप्त है उतना बोला जाता है। रचनात्मक आकलन के बारे में कौन सा कथन प्रयुक्त है, सत्र की अवधि विशेष में शिक्षार्थियों के कौशल का मूल्यांकन शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है। शिक्षण संस्थानों में बहुत अधिक मान्यता दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों की तुरंत सुधार है। तो यह क्या है, जब ऑप्शन नंबर हम लोग को बी क्या दिया, शिक्षार्थी की प्रक्रिया पर केंद्रित है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आइए नीचे बात करते हैं। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ यह है कि शिक्षार्थी यह महसूस नहीं करते कि उन्हें अधिक लिखना है या पूर्णतः सही होना चाहिए। अपनी प्रथम भाषा से लिखित भाषा की विशेषताओं को सम्मिलित करते हैं, रचनात्मक बनने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं, लिखने या न लिखने की स्वतंत्रता का लाभ उठाते हैं। देखिए जब स्वतंत्र लेखन करेगा तो क्या होगा, उसके अंदर रचनात्मकता के गुण आएंगे, वो खुद से कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर लिखने का प्रयास करेगा, जिससे समालोचनात्मक चिंतन का हो या उनके अंदर रचनात्मकता का गुण बढ़ेगा। ये फिर हम बात करते हैं प्रामाणिक आकलन क्या है। अब देखिए प्रामाणिक आकलन क्या है, मानवकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं। प्रतिभागियों का आकलन यह कार्यक्रम को प्रतिफल पर बल दिया जाता है। अनुदेशित इकाई के अंत में मानकों की तुलना में शिक्षार्थियों के अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। देखिए प्रामाणिक आकलन का मात्र एक उद्देश्य क्या होता है, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष या सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम का उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं। इसका कहना क्या चाह रहा है कि मान लीजिए आप जिस उद्देश्य से जो टॉपिक बढ़ाए हैं, मतलब पढ़ाए हैं या उन लोगों को सिखाए हैं, उसका उद्देश्य की जांच करना कि जो आपने बताया है उसका उद्देश्य पूरा हुआ है कि नहीं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। पठन कौशल में सस्वरी दृष्टि से पढ़ना है, पाठ्यक्रम को सस्वर पढ़ने के लिए प्रयुक्त पठन युक्ति, पाठ्यक्रम में मुख्य अथवा सामान्य बिंदु पता लगाने के लिए प्रयोग की गई पठन विधि, पाठ्यक्रम में विशिष्ट सूचना प्राप्त करने के प्रयोग की गई विधि, प्रत्येक अनुच्छेद के प्रथम वाक्य को पढ़ने के लिए प्रयोग की गई विधि। तो देखिए सरसरी पठन का मतलब क्या होता है कि पठन में मुख्य अथवा सामान्य बिंदु पता लगाने के लिए प्रयोग की गई पठन विधि। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक क्या है, शिक्षक विद्यालय अवसरों की प्राकृतिक पहचान या प्रोत्साहन। अवसर दे दीजिए तो उससे अच्छा भाषा में कुछ नहीं है। जैसे आप
अवसर देंगे तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोलना शुरू कर देंगे। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिए। आप लोग का सपोर्ट क्या है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। दोस्तों हम लोग के अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।